Hello friends, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. So अभी थोड़ी देर पहले ही हमने 18 जनवरी का डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने आपको काफी सारा ईरान का इशू बता दिया था, ठीक है। इस साइड पाकिस्तान में क्या इशू चल रहे हैं उसके साथ, इधर वेस्ट में सीरिया और इराक के साथ क्या चल रहे हैं, ठीक है। नो जी, रिमेंबर कि जैसे ईरान और पाकिस्तान एज अ नेबर, ठीक है, इन दोनों का कुछ रीजन है, बॉर्डर एरिया, जहां पर बलोच पीपल रहते हैं। तो बलूचिस्तान एज अ प्रोविंस पाकिस्तान में आता है। करीब 46% एरिया है वो पाकिस्तान का, ठीक है। एंड दीज बलोच पीपल डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान एंड ईरान बोथ, राइट। दे वांट देयर ओन नेशन, ठीक है। तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैश अल अदल, ठीक है, जिसके अगेंस्ट ईरान ने एयर स्ट्राइक किए हैं, ये दोनों को परेशान करता है। बट ईरान कहता है कि पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान कहता है कि ईरान हमारे यहाँ बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी को प्रमोट कर रहा है। ओके, तो आप कह सकते हो कि ये जो ईरान ने अटैक किया ना, इट इज गिविंग ए मैसेज एक्चुअली। ये पाकिस्तान को एक मैसेज देने के लिए था, ठीक है। और दूसरा इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी, क्योंकि इन लोगों ने अपनी एक्टिविटीज क्या है कि कुछ हद तक इंक्रीज कर दी है। डोंट नो इसमें क्या हो रहा है। इन लोगों ने अपनी कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज पिछले कुछ टाइम में इंक्रीज कर दी है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ईरान अभी बिजी है। वो हमास को सपोर्ट करने में बिजी है, वो हाउदी रेबल्स को सपोर्ट करने में बिजी है, वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने में बिजी है, ठीक है। सऊदी अरेबिया के साथ उसके रिलेशन कुछ इंप्रूव हो रहे हैं। इराक और सीरिया में ऑलरेडी इस्लामिक स्टेट इनको परेशान कर रहा है ईरान को। तो कहीं ना कहीं जैश अल दिल को लगता है कि ये अच्छा टाइम है ईरान को परेशान करने का। ओके, इसलिए ईरान ने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया है। अब करते हैं पाकिस्तान की बात कि पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी अटैक क्यों किया। तो देखिए, ये जो पाकिस्तान ने अटैक किया है ईरान साइड पर, वो मैसेज है दो लोगों के लिए, एक है इंडिया के लिए और एक है ऊपर अफगानिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में जब से तालिबान पावर में आया है, तब से इनकी एक ब्रांच है जो कि ऑफिशियली वो एक्सेप्ट तो नहीं करते कि हमारी, बट है इन्हीं की, ठीक है, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट कर रही है, ठीक है। तो एक तो ये मैसेज हो गया पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में बैठे तालिबान को। दूसरा इंडिया को मैसेज है कि अब आप सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें नहीं करना, हम लोग उतने बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑलराइट, सेकेंड थिंग इज कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन मैंने आपके साथ लास्ट एनालिसिस में डिस्कस की थी, ठीक है। इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इकोनॉमिकली दे आर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि इवन बांग्लादेश की $460 बिलियन की इकोनॉमी हो गई है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है। राइट, उनकी जीडीपी। अब देखिए, इकोनॉमी बैंकरप्ट। तो अब वर्ल्ड वॉर्स और इतनी भी वॉर हुई है वर्ल्ड ओवर, वो हमें एक चीज सिखाती है कि जब भी आपको डोमेस्टिक प्रॉब्लम से पब्लिक का ध्यान हटाना हो, तो आप बॉर्डर पे कुछ हरकत कर दीजिए। बस वही कुछ है जो पाकिस्तान इस वक्त करना चाह रहा होगा। ओके, क्योंकि आपने एक शायरी सुनी होगी बचपन में, सुना है बॉर्डरों पर तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। ओके, उस तरह की चीजें। तो इसलिए पाकिस्तान इस टेरर अटैक के अगेंस्ट रिटेलिएट भी थोड़ा हैवीली कर रहा है। ओके, the risk of escalation remained as Iran's military begins a planned annual air defense drill from its port of Chabahar near Pakistan all across the south of country to Iraq. ओके, क्योंकि अब एस्केलेशन और बढ़ सकता है, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ईरान की मिलिट्री ने एयर डिफेंस ड्रिल शुरू कर दी है, जो कि जनरली वॉर की तैयारी के टाइम की जाती है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज, और ईरान के लिए भी पता है ये सारे मैटर इतने ही क्रूशियल हैं कि वो भी इधर जो इस्लामिक स्टेट उसको परेशान कर रहा है, इस्लामिक स्टेट कुर्द। ये कुर्द क्या है, ये सब मैंने पिछले एनालिसिस में डिस्कस किया है 18 जनवरी का। ओके, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में ही एक्टिव है इस्लामिक स्टेट, ठीक है। सुन्नी है दोनों, ईरान है शिया, ठीक है। तो ये जो स्ट्राइक्स हैं, ये इनके लिए भी मैसेज है दैट नाउ आई एम गोइंग टू ऑल एक्सटेंट। एनीवे, अब एक आपने रोहिणी कमीशन हमने काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। इसको काफी एक्सटेंशन मिले हैं, बट उसने अब रिपोर्ट सबमिट कर दी है। वो है ओबीसी कैटेगराइजेशन को। ये ओबीसी में 2,500-3,000 से ज्यादा कास्ट हैं, तो इनको कैटेगराइज किया जाएगा। लाइक 27 को 999% में डाल दिया जाएगा, थोड़ी फॉरवर्ड कास्ट, थोड़ी बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड। उसी तरीके से एससी के लिए भी गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर का पैनल सेटअप किया है कि क्या शेड्यूल कास्ट में भी हमें सब कैटेगराइजेशन करने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि कुछ ही कास्ट हैं जो पूरा बेनिफिट ले जा रही हैं।
एससी के रिजर्वेशन का, तो हाँ वो ट्रू है, ठीक है। बट अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशनली तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं रोक रहा है, वो चाहे तो सब कैटेगराइजेशन कर सकती हैं, परमिट है, ठीक है। बट इसको करने के लिए आपको कराना होगा पूरा का पूरा सेंसस, ठीक है, उनका सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, और हर एक कास्ट का और हर एक सब कास्ट का, ठीक है। विदाउट, जब तक आपके पास ये डेटा नहीं होगा तब तक आप इस सब कैटेगराइजेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, राइट। तो अगर शेड्यूल कास्ट के लिए करना होगा तो फिर उसके लिए जरूरी है कि वो उसको करवाए पहले। ओके, आगे चलते हैं। ये गवर्नर वाला जो पूरा इशू है ना, इस गवर्नर वाले पूरे इशू को वैसे तो मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं अब इस पे एक फुल फ्लैजेड मेंस में 450 प्लस में आपको एक वीडियो बना के दूंगा ताकि टॉपिक एक बार पूरा सेटल हो जाए, ठीक है। बाकी वो सब बातें मैं आपको बार बार कर चुका हूँ कि पंजाब में क्या था, गवर्नर ने कह दिया कि यहाँ पे सेशन जो होल्ड किया है इन्होंने, ये असेंबली का सेशन बिल्कुल बेकार है, मैं इसको नहीं मानता। ओके, उस तरीके से केरल, ये 3 साल तक बिल पे बैठे रहे। तमिलनाडु के गवर्नर, इन्होंने भी कई बिल्स हैं जो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए, फॉर एग्जाम्पल नीट, ठीक है, नीट को रिपील करने का। ओके, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में इन्होंने रिजर्वेशन बढ़ाया था ओबीसी का, ठीक है, क्योंकि ट्राइबल स्टेट है ऑब्वियसली, बट गवर्नर ने वो भी रोक दिया कि मैं प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके बताऊंगी। ऑलराइट, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ओके, ऐसे कई स्टेट्स में जो थे मैंने आपके साथ सब डिस्कस किए, बट मैं इन सबको एक जगह पे कंपाइल करके मेंस 450 प्लस में इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसरो इसरो ने फिशरमैन के लिए एक सिस्टम बनाया था, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, ठीक है, कि कभी आगे गए फिशिंग वगैरह के लिए लेकिन वहां पे प्रॉब्लम हो गई। अब उसके लिए आपको अगर मैसेज भेजना है कोस्ट गार्ड से मदद के लिए, तो इसरो ने सिस्टम बना के दिया था, डीएटी, टू सेंड द इमरजेंसी मैसेजेस फ्रॉम द पोर्ट्स। द फर्स्ट वर्जन ऑफ दैट वाज ऑपरेशनल सिंस 2010। ओके, यहाँ से मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अंडर में आता है, उसको मैसेज मिल जाता है कि डिस्ट्रेस में है कुछ फार्मर्स। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक की बात करें तो उम्मीद है कि ये 30 करोड़ लोगों को टच करेगा बाय 2030, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा जो एयर स्पेस सेक्टर है काफी अंडर पेनिट्रेटेड माना जाता है, स्पेशली टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में, ठीक है। पूरा फोकस आपका मेट्रो सिटीज की तरफ ही रहता है। ये लिखा है शशि थरूर ने, तो आप समझ सकते हैं आर्टिकल की लैंग्वेज क्या होगी। बट क्रक्स की बात करें तो इन्होंने ये लिखा है कि मीडिया मीडिया का रोल कितना इंपॉर्टेंट है एक सोसाइटी में, ठीक है। और मैंने आपके साथ वो आपको मैं बार बार वो टैगलाइन सुनाता हूँ, वन हु कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड, ठीक है। तो आज प्राइम मिनिस्टर का जो भी क्रेज है या जो भी है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। दिन रात भक्ति चल रही है। एनीवे, freeing of the broadcast media from government control and the internet have all prompted an explosion in the quantity if not quality, ठीक है। न्यूज तो बहुत आ रही है, दिन रात चल रही है, बट क्वालिटी न्यूज नहीं चल रही, काम की न्यूज नहीं चल रही है। उन्होंने सचिन ने पानी पिलाया, क्या नाम है उस लेडी का, जो भी है, ठीक है। इस तरह की न्यूज दिन दिन भर दिखाई जा रही है, पाकिस्तान से आ गई, ये हो गया वो गया, बट वहीं एसएससी के बच्चे 2019 के पेपर को 2022 तक ज्वाइनिंग ना देना, ठीक है। मध्य प्रदेश में कई साल तक पीएससी ना होना, तेलंगाना में हद से ज्यादा करप्शन होना पीएससी में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पीएससी में फ्रॉड रिजल्ट्स आना, काम की चीजें कोई चैनल नहीं दिखा रहा है क्योंकि पब्लिक देख भी नहीं रही है। एनीवे, मीडिया नाउ इज ड्रिवन बाय ब्रेकिंग न्यूज, देखिए। अब याद कीजिए जरा सुशांत सिंह का केस, उस टाइम ड्रग्स ड्रग्स लेकर कितना हल्ला मचाया था। वो रिया चक्रवर्ती, नो मैटर कि कल्प्रिट थी नहीं थी, बट उसका करियर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया मीडिया ने, क्योंकि मीडिया खुद ही जज बन गया था। हम ही एविडेंस लेकर आ रहे हैं, हम ही जज हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, राइट। क्यों? जस्ट टू सेंसेशनलाइज द थिंग, बिना किसी रिपोर्ट को पूरा सच्चाई जाने, आप बस सेंसेशनल ब्रेकिंग न्यूज दिखाने के लिए। नाउ रिकॉल दैट 2000 रुपीज नोट चिप, ओके। कोई कंफर्मेशन नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, आरबीआई की तरफ से कुछ नहीं, बट इन लोगों ने न्यूज चला दी कि 2000 के नोट में चिप है, राइट। जस्ट बिकॉज कि एक कंपटीशन चल रहा है ब्रेकिंग न्यूज दिखाने का, सेंसेशन ओवर सब्सटेंस, जिसे हम फोर्थ पिलर कहते हैं अपनी अपनी डेमोक्रेसी का। इट सर्व साइमल्टेनियसली एज विटनेस, एज प्रोसिक्यूटर, एज ए जज, एज ए ज्यूरी एंड एज ए एक्सिक्यूशनर, ठीक है। ये अच्छे अच्छों की लाइफ पूरी खराब कर देती है। देर इज ए रिपोर्टर नेम सुधीर चौधरी, ठीक है। उसने एक बार एक न्यूज चला दी थी कि एक स्कूल की, दिल्ली के स्कूल की टीचर गर्ल्स को प्रोस्टिट्यूशन में रिक्रूट कर रही है, राइट। बच्चों के पेरेंट्स ने जब वो न्यूज देखी, दोपहर के अराउंड ही देखी होगी, ठीक है, स्कूल जाकर उस टीचर को स्कूल से निकाल के ऑलमोस्ट उसको पूरा स्ट्रिप करके उसको न्यूट करके मारा, ठीक है। और बाद में पता चला कि सुधीर चौधरी ने वो न्यूज दिखाई थी क्योंकि उन्हीं के एक दोस्त थे,
ठीक है, जिनके साथ इन लेडी टीचर के पति का कुछ विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके, राइट। उसके बाद इन्होंने, सुधीर चौधरी ने कह दिया कि देखिए मेरे पास तो जो नीचे से न्यूज़ बन के आई थी मैंने तो वो दिखा दी, ठीक है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। और तो यानी कि एक लेडी की आपने पूरी रिस्पेक्ट सब कुछ खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने की इंटरेस्ट ही नहीं था। नाउ सोशल मीडिया विद इट्स कल्चर ऑफ अनवेरिफाइड फैक्ट एंड वायरल ओपिनियन कंपाउंड्स द प्रॉब्लम। ये सोशल मीडिया, ठीक है, इस पे जितनी फेक न्यूज़ चलती है इतनी कहीं नहीं चलती है, ठीक है। इवन प्रिंट मीडिया के भी कोई ज़्यादा अच्छे हाल नहीं है, अगर डोंट टेक इट अदरवाइज, बट द हिंदू में जिस लेवल के क्रिटिकल आर्टिकल्स पहले आते थे ना, पिछले 1-2 साल से उतने नहीं आ रहे हैं। The result is that our media, in its rush to air the story, fallen prey to the inevitable rush to judgment. This should be a matter of serious concern to all right-thinking Indians because free media are the lifeblood of our democracy. They provide the information that enable a free citizenry to make the choices who govern them and how, and ensure that जिनको हमने जिता के भेजा है ऊपर, they are accountable. Okay, एंड द मीडिया जॉब इज टू लुक क्रिटिकली एट इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्शन, ठीक है, बट यहाँ पर मीडिया हमारा ऑपोजिशन को क्वेश्चन करता है एंड गवर्नमेंट की स्कीम्स को सिर्फ फायदे गिनाता है। द फ्री प्रेस इज लाइक दैट कैनरी, इफ इट इज चोकिंग और सफोकेटेड दैट इज ए क्लियर इंडिकेशन दैट सोसाइटी इज नो लॉन्गर सेफ फॉर रेस्ट ऑफ अस। गवर्नमेंट नीड्स ए फ्री एंड प्रोफेशनल मीडिया टू कीप इट्स ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट टू सर्व एज बोथ मिरर एंड। अब देखिए मीडिया का सबसे बड़ा रोल क्या है कि ग्राउंड लेवल पर जो रियल पिक्चर चल रही है, ठीक है, वो रियलिटी दिखाए। जैसे रवीश कुमार की एक न्यूज़ थी, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में गए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर खाना कितना गंदा मिल रहा है बच्चों को मिड डे मील, एंड ही चैलेंज कि मनमोहन सिंह, अगर आप मनमोहन सिंह को उन्होंने कहा कि अगर आप खा सकते हैं ना तो एक बार आके सरकारी स्कूल में खाना खाइए, कितनी घटिया क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है बच्चों को, राइट। तो वो दिखाता है ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी दिखाना जरूरी है, क्यों? अल्टीमेटली वो एक मिरर होता है गवर्नमेंट के लिए कि आपकी पॉलिसीज जो आप ऊपर से चला रहे हो वो पहुंच नहीं रही है लोगों तक, राइट। तो एक गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है कि एक ऑनेस्ट मीडिया हो, ठीक है, ना कि ऐसा हो जो सिर्फ सच्चाई को, ग्राउंड लेवल की सच्चाई पे लीपापोती करे और सिर्फ आपको अच्छी पिक्चर दिखाए कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट ने भी कई जर्नलिस्ट को अरेस्ट भी किया अंडर यूएपीए एंड डिनाइड देम बेल एज वेल। लाइक हाथरस में जो रेप हुआ था, वहां पर एक जर्नलिस्ट कवर करने गया था उसको, ही वाज अरेस्टेड। नाउ हाउ डू वी गेट देयर, ठीक है, तो पहले हमें क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले जरूरत है फैक्ट वेरिफिकेशन एंड एक्यूरेसी की, एंड होल्ड दी स्टोरीज until until they are sure of their facts and accusations are accurate। जब तक आप कंफर्म ना कर लें कि हाँ ये जो स्टोरी आई है, जो न्यूज़ आई है, ये बिल्कुल रियल है, तब तक आप उसको होल्ड रखिए, एयर मत कीजिए। ओके, लाइक 2000 रुपीज नोट। ओके, द रश टू जजमेंट मस्ट स्टॉप, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। Second is better journalistic training at accredited media institute that emphasize values of accuracy, integrity and fairness। अब इंटीग्रिटी की आप इन लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे जो इस हद तक बायस्ड है? अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट में जाते हैं और बच्चे ऐसा आइडल तो इन्हीं को देखते हैं ना, जो इतने पॉपुलर हुए हैं जर्नलिस्ट, मीडिया एंकर, बट वो खुद इतने बायस्ड हैं कि आप इंटीग्रिटी की वैल्यू क्या सिखाएंगे वो बच्चों को? Anyway, third, we must welcome different perspectives in our newsrooms and not allow them to become echo chambers। Newsroom must be required to maintain a more diverse journalistic environment। Okay, it's not like कि ठीक है जो भी थोड़ा सा हिंदुत्व टाइप की थॉट्स रखता हो बस उसी को न्यूज रूम में जगह देंगे, हम पैनल में जो डिस्कशन डिबेट के लिए पैनल बुलाएंगे उसमें बस इसी तरह के लोग बुलाएंगे। लाइक डोंट माइंड, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट एक डिबेट चल रही थी न्यूज चैनल पर विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन। ऑलराइट, न्यूज एंकर वॉज चित्रा त्रिपाठी। ओके, एंड उसमें 5 मेंबर बुलाए थे उसने, एंड ऑल 5 वर ब्राह्मण। Okay, and they all were discussing over reservation। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, डाइवर्स ओपिनियन को जगह देनी चाहिए न्यूज रूम में। नेक्स्ट इज जर्नलिस्ट मस्ट वेलकम कमेंट्स एंड फीडबैक फ्रॉम देयर व्यूअर्स एंड रीडर्स। ओके, दैट जो देख रहे हैं न्यूज चैनल वगैरह, दे शुड नॉट मेयरली बी पैसिव रेसिपिएंट्स। फिफ्थ इज गवर्नमेंट मस्ट इंट्रोड्यूस लॉज एंड रेगुलेशन दैट लिमिट कंट्रोल ऑफ मल्टीपल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बाय सिंगल बिजनेस और पॉलिटिकल एंटिटी। अब सुभाष चंद्रा हैं, वो जी ग्रुप के मालिक हैं, ठीक है, कितने सारे न्यूज चैनल चलते हैं जी ग्रुप के, राइट। इवन आज तक वगैरह ये सब हैं, ये सब किसके हैं? ये इंडिया टुडे के ही चैनल्स हैं, मल्टीपल चैनल्स हैं, ठीक है। रिलायंस ग्रुप, ठीक है, मल्टीपल चैनल्स, ठीक। तो अगर आप देखेंगे सभी न्यूज चैनल को तो हार्डली 3 या 4 बड़े बिजनेस हाउस हैं जो सभी न्यूज चैनल के ओनर हैं। ओके,
तो ये इस चीज को रोकना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, फिर बस गवर्नमेंट को इन 4-5 लोगों के साथ ही डील करना है, फिर जो वो कहेंगे उनके न्यूज चैनल पे वही चलेगा, राइट। तो हमें इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। सॉरी, पता नहीं इसमें क्या हो गया। A powerful business interest vulnerable to government pressure will usually override the ethical journalistic concern. Finally, a single overseer for print as well as television news companies, हमें एक single regulator की जरूरत है. It will help limit the power of corporate and political behemoths over our media and promote media standards. Okay. Now, uh, we deserve a media that contributes to shaping an informed, educated, and politically aware India, one ready to hold its government accountable, its society safe, and people ready to push boundaries. So that's an awesome conclusion. राइट, यहाँ पर आते हैं। देखिए, हिंदू जो संगठन है ना, कि 3 डिमांड हमेशा से रही है। पहला, अयोध्या में हमें मंदिर चाहिए हमारा, ठीक है। दूसरा है मथुरा में, ठीक है, कृष्ण भगवान का। और थर्ड है काशी। उनका हमेशा से ये रहा है कि ये 3 मंदिर पे कोई डिस्प्यूट मत करो, इसके अलावा बाकी तुम्हें जहां मस्जिदें बनानी हो बना लो। दैट इस तरह का एटीट्यूड रहा है। अब गवर्नमेंट लेकर आई प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में। ये लाने की वजह क्या हुई कि 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 पर जो जगह जैसी थी, ठीक है, अगर वो मस्जिद थी तो वो मस्जिद रहेगी, वो चर्च थी तो चर्च रहेगी, टेंपल थी तो टेंपल रहेगी। इनका जो भी आइडेंटिटी वो चेंज नहीं की जाएगी, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को उनकी जो भी आइडेंटिटी थी वो वैसी ही रहेगी, ठीक है। इसमें बस एक्सेप्शन डाल दिया गया अयोध्या का, ठीक है। और क्योंकि ये जब आया था ना, डेट देखिए 1991, इस वक्त राम मंदिर की मूवमेंट अपने पीक पे थी, okay. It prohibit the conversion of religious character of any place of worship as it was on 15 August 1947. It also bars any fresh suit aimed at altering the status of place of worship. ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। इस एक्ट को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहले मैंने सोचा था हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में देखेंगे, बट वो ठीक नहीं है। ये मैंने आपको उसमें समझा दिया है पूरा ईरान का इशू पिछले 18 जनवरी वाले एक्ट में, ठीक है। तो वहां से देख लेना। चलो इसको देखते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ब्रॉट बाय कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त लाए थे जब अयोध्या की मूवमेंट एकदम पीक पर थी, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि एक तो मथुरा में कृष्णा टेम्पल न्यूज में था, और ये ज्ञानवापी मॉस्क काशी विश्वनाथ वाला, ठीक है। तो अब इस एक्ट के 3 सेक्शन जान लो बस। सेक्शन 3, सेक्शन 4(1) एंड सेक्शन 4(2). Now, Section 3 क्या कहता है? It restricts the conversion in full or part of a place of worship of any religious denomination into place of worship of a different religious denomination or even a different segment of same religious denomination. ठीक है। ऐसा नहीं कि स्वामीनारायण मंदिर था कोई सा, तो उसको हमें किसी और सेक्ट के मंदिर में बनाना है, ठीक है, वो भी अलाउ नहीं है, ठीक है। मस्जिद तो छोड़िए, एक सेक्ट का मंदिर है अगर, तो उसको दूसरे सेक्ट के मंदिर में भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। Section 4(1). It states that the religious character of a place of worship shall continue to be the same as it existed on 15 August 1947. Section 4(2). It says any suit or legal proceedings concerning the conversion of religious character of any place of worship existing on 15 August pending before any court, ठीक है। ऐसा कोई भी मैटर, कोई भी सूट अगर अभी पेंडिंग है कोर्ट के पास, इट शैल अबेट एंड नो फ्रेश सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड। तो वो केस वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड कि उसको एक्सेप्शन ना दिया गया हो। तो एक्सेप्शन किसको दिया गया? तो अंडर सेक्शन 5 एक्सेप्शन दिया गया राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस को, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी सूट, अपील या प्रोसीडिंग्स को पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज एन एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और एन आर्कियोलॉजिकल साइट इज कवर्ड बाय अमासार एक्ट ऑफ 1958, ठीक है। तो ये भी एग्जेम्प्टेड है। ए सूट दैट हैज बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, अगर ये देखिए 91 से पहले कोई सूट सेटल किया गया है, ठीक है, कोई सपोज कोई मॉस्क था, उसको उन लोगों ने टेंपल में कन्वर्ट करवा लिया 91 से पहले, तो अब आप वापस जाके ये नहीं कह सकते कि इसको वापस मॉस्क बनाइए क्योंकि ये एक्ट आ गया। नहीं, जो सेटल हो गया है फाइनली वो तो सेटल ही रहेगा। एनी डिस्प्यूट दैट हैज बीन सेटल्ड बाय पार्टीज और कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्विजिशंस बिफोर द एक्ट कमेंस, ठीक, एक्ट से पहले अगर हो चुका है तो फिर अब उसको ऐसे ही रहने दीजिए। पेनल्टी रहेगी यहाँ पर कि आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं। बट इस वक्त प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है वहां पर लोग इस तरीके की चीज कर रहे हैं कि ये मस्जिद को चेंज करो, उसको चेंज करो। इंडिया यूके डिफेंस टाइज, मैंने पहले भी कहा था, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि एक तो दोनों के लिए चैलेंज सेम है, चाइनीज मिलिट्री पावर, ठीक है, इंडियन ओशन में भी और
प्रोवाइडेड ओवरऑल सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। तो ये कॉमन इंटरेस्ट है हमारा। दूसरा, हमें चाहिए यूके से कुछ टेक्नोलॉजीज, ओके, खासकर हमारी नेवी के लिए। तो इसी में टेक्नोलॉजी होती है इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन टू पावर द एयरक्राफ्ट कैरियर। अब आपको पता है हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं 2, ठीक है, तीसरा भी हम बना रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर करने के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन ये चाहिए होता है हमें, ठीक है। और इवन चाइना भी इससे स्ट्रगल कर रहा है, बट फिर भी वो आगे निकल रहा है इसमें, वो धीरे धीरे इसको डेवलप कर रहा है, बट हम लोग अभी भी इसमें पीछे हैं, ठीक है। जबकि रॉयल नेवी है जो इंग्लैंड यूके की, उसने मास्टर कर रखी है टेक्नोलॉजी। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो है कि हमें ये टेक्नोलॉजी इसके साथ चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, कि हमारे दोनों के कंसर्न क्या है, तो चाइनीज की मिलिट्री पावर जो ग्रो हो रही है इंडियन ओशन में भी, और ओवरऑल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, ओके। क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम अपनी वॉरशिप्स में, okay? अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये आपके लिए काम का नहीं है, ओके, क्योंकि हम लोग उस फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं है, तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी कभी, लेकिन एक बार देख लेते हैं। इट प्रोड्यूस ए लो अकाउस्टिक सिग्नेचर बाय रिमूविंग द लिंक बिटवीन प्रिंसिपल मूवर एंड प्रोपल्शन। इट एनहांस इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, बस ये पॉइंट आप लिख सकते हो, एनहांस इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ठीक है। तो इसके लिए जॉइंट वर्किंग सेटअप किया, वर्किंग ग्रुप सेट किया गया था, इंडिया यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेसिटी कैपेबिलिटी पार्टनरशिप इन 23, ठीक है। Now, British have agreed to train, equip, and help establish the infrastructure necessary to develop an electric propulsion systems. Okay, so that is good thing कि वो उसने इंडिया की रिक्वेस्ट को कंसिडर किया है. Alright. Now, strategic realities have shifted with emergence of People's Republic of China as a major naval power, whose deployment in Indian Ocean region has a very strong rationale for closer defense ties between UK and India. Okay, और हम लोग साथ में काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं joint. ठीक है। अब ये ASAR सर्वे के बारे में ही है, और मैं आपको, जैसा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में भी बोला, कि मैं इसको आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में या फिर मेंस 450 प्लस में एक ही बार में इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे काम के, वो मैं करवा दूंगा एक साथ, ठीक है। तो दोनों न्यूज़पेपर में बार बार आप 5-5, 6-6 आर्टिकल सेम टॉपिक पर मत पढ़िए, 3 या 4 काम के पॉइंट हमें निकालने हैं, हम निकाल लेंगे, ठीक है। प्रथम ऑर्गेनाइज करता है इस बार रूरल स्टूडेंट्स को सर्वे किया गया है, एज 14 to 18 ग्रुप वालों को, ठीक है। और इनमें से हाफ स्ट्रगल करते हैं इवन विद द बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। हाउस होल्ड सर्वे होता है, घर घर जाके फाउंडेशनल रीडिंग और अरिथमेटिक एबिलिटीज चेक की जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे 25% स्टूडेंट ऐसे थे जो 14 साल से ऊपर के हैं, बट उनसे क्लास 2 का टेक्स्ट भी रीड नहीं किया जा रहा, इवन इन मदर टंग। तो ये दिखाता है कि कितनी पुअर क्वालिटी है। बाकी वो सब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हम लोग 100% एनरोलमेंट अचीव कर चुके हैं प्राइमरी लेवल पर, 86% है करीब सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है। 90% बच्चों के पास स्मार्टफोन है, ठीक है। तो मैंने पिछला आर्टिकल जो यूज डिस्कस किया था अभी 18 जनवरी में, उसमें था अभी कि हमें मोबाइल डिवाइसेस का यूज करके उनको इनफॉर्मल एजुकेशन भी देना चाहिए। जैसे उनकी जो भी ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनके फादर वगैरह की, उसमें अगर वो हेल्प करवाते हैं तो वो स्किल्स दी जाए उनको, क्राफ्ट्स वगैरह की, ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर हेल्प करवा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ स्किल्स दी जाए इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी हमारी, वो भी कहती है टॉप प्रायोरिटी इज टू अचीव द यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025, बट होता हुआ दिख नहीं रहा है। निपुण भारत प्रोजेक्ट भी आया था, उसने भी यही कहा था कि हमें बच्चों को नंबर्स वगैरह के लिटरेसी, बेसिक फाउंडेशनल न्यूमरेसी और इनमें कंफर्टेबल होना चाहिए, बट कोई ज़्यादा अच्छे आसार नहीं दिख रहे हैं अभी। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में हैव एंश्योर्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, तो इसने अपना फर्स्ट टारगेट तो अचीव कर लिया कि हमने यूनिवर्सल अचीव कर लिया है, बट many gap to fulfill before it touches every child in true spirit of the legislation. ओके, बाकी इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे। देखिए ये जो पूरा आर्टिकल आया ना, ये पूरा यूएसए के रिस्पेक्ट पे आया कि वहाँ के कॉपीराइट लॉस वगैरह क्या कहते हैं, तो ये इंडिया के लिए काम का नहीं है, आपके लिए भी काम का नहीं है। मुझे सिर्फ आपको इसके साथ एक चीज डिस्कस करनी होगी जो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में करूंगा, कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं, ठीक है, ये जो प्रोड्यूस करेंगे, जो आउटपुट ये आर्टिफिशियल मॉडल जनरेट करेंगे, ठीक है, क्या ये आउटपुट पे भी कॉपीराइट ले सकते हैं ये लोग, ठीक है, या आईपीआर वगैरह ले सकते हैं ये लोग या नहीं ले सकते हैं, बस ये डिस्कस करना है हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में कर लेंगे। ये सब आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा यूपीएससी में कि वेदर वगैरह कैसे ट्रैक करता है, ये सब फालतू की चीज। अगर कोई वीडियो चैनल पे आपको करवा भी रहा ना, तो इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, ठीक है, आपके यूपीएससी में काम नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ अजीब सा हुआ है, कोचिंग सेंटर से कहा गया यू कैन नॉट एनरोल स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। नो द प्रॉब्लम इज कि आप मेजोरिटी बच्चे बाय 17 ईयर आप 12th पास कर लेते हो, ठीक है। अगर आपको नीट आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन करनी है तो आप 10th क्लास में 15 साल के आसपास हो गए, और कई बच्चे 10th 11th से शुरू कर देते हैं तैयारी, फिर ऐसे में कैसे आप कोचिंग में वो दोगे उनको एडमिशन, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि ये चीज इसलिए की गई है कि बच्चों पे मेंटल प्रेशर ना पड़े,
ठीक है, मेंटल प्रेशर ना पड़े, उनकी बर्डन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा प्रेशर झेला नहीं जाता है, बट फिर भी स्टेप तो सही नहीं है। एनीवे, कोचिंग सेंटर कैन नॉट एनरोल स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज और मेक मिसलीडिंग प्रोमिसेस और गारंटी rank or good marks like Maluka. Okay. Now there is need for legal framework and manage the unregulated growth of private coaching centers. तो देखिए, ग्रोथ होने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारे यहाँ स्कूल में टीचिंग क्वालिटी खराब है। अगर स्कूल में टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती तो बच्चे को कोई शौक थोड़ी चढ़ रहा है कि स्कूल से आते से ही फिर ट्यूशन जाए। ओके, अब दूसरा इन्होंने कहा है कि आपके यहाँ जो भी ट्यूटर होगा उसकी क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। बट नाउ द फैक्ट इज कि हम लोगों ने अपने आसपास सबने देखा है कि कई बच्चे होते हैं जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में वो प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, स्कूल के बच्चों को। तो अब ये मना करना, तो फिर आप जो कह सकते हो कुछ बच्चे जो वीक बैकग्राउंड से आते हैं वो अपने खुद के खर्चे के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चों को इस तरह से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो फिर आप उनके लिए वो लर्न वैल्यू अर्न वाली चीज को आप दिक्कत दे रहे हो। सेकंड इज टेक स्टेप्स फॉर देयर मेंटल वेलबींग, ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोटा में काफी सुसाइड्स वगैरह देखे जा रहे हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन करना होगा इन कोचिंग को विद इन 3 मंथ्स। तो कुछ गलत प्रोविजन है, आई एम श्योर वो रिपील होगा, डेफिनेटली रिपील होगा। सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, तो 5 मेंबर कमेटी बनाई गई है हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट स्कीम एंड इनिशिएटिव्स टू द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज ऑफ ओवर 1200 शेड्यूल ट्राइब्स। ये 1200 है, तो ये तो जानना जरूरी है कि इन 1200 में से कितने परसेंट कम्युनिटीज रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पा रही हैं। ओके, क्योंकि कई बार हो जाता है कि टॉप की 10-15% ही पूरा रिजर्वेशन कॉर्नर कर ले जाती है, पीछे के 80% रह जाते हैं। नाउ देयर इज डिमांड फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी रेज्ड बाय मदिगा कम्युनिटी इन तेलंगाना। अभी इलेक्शन के टाइम जब ये गए थे ना, तो वहां पे एक आदमी रोया था मंच पे मोदी जी से गले लग के। मदिगा कम्युनिटी, उनका यही था कि एससी में आप सब कैटेगराइजेशन कीजिए, ठीक है। और 7 जज सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा एक बेंच है, 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये अभी सुनवाई कर रही है वेदर सब कैटेगराइजेशन अमंग दी एससी और एसटी इज एट ऑल परमिसेबल, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देख रहे हैं कि किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ओके, वाइल ये जो पैनल बनेगा इट विल लुक इनटू अदर वेज टू टेक केयर ऑफ देयर ग्रीवांसेस। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उनका कहना है कि नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द पार्लियामेंट फ्रॉम सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी और एसटी, बट what government need to justify this move would be 100% count of all caste, a caste census of each community and sub community and their respective socio-economic data, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पहले सर्वे करवाना होगा। नाउ ये इंडिया मॉलडीव्स के इशू ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं 450 प्लस में, बहुत अच्छे से डिस्कस किए, देख लेना वहां से वीडियो, बार बार सेम चीज करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। जीएम क्रॉप ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस हो चुका है पूरा, ठीक है, इसके बारे में हम पूरी बात कर चुके हैं। जीएम मस्टर्ड जिसका नाम है धरा, ठीक है, इसका गवर्नमेंट ने कमर्शियल कल्टीवेशन अलाउ कर दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज हुआ है। ऑलराइट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वहां पर, और जो ये डिस्कस कर चुके हैं उसको बार बार नहीं करना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, आज ही मीन्स 450 प्लस में वीडियो अपलोड किया गया है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको मिल गया होगा, ठीक है, वहां से देख लेना एंटी माइक्रोबियल। और ओवरऑल एएमआर पे जितनी भी चीजें हैं जो आपके मीन्स के लिए काम आ सकती है, जैसे इसके कॉजेस वगैरह, ठीक है, इसके मेजर्स वगैरह, क्या मेजर्स लेने की जरूरत है, उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कुछ टाइप के बैक्टीरियाज के नाम और सर्टेन टाइप के एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के नाम, ठीक है, 5-6 तरह की हैं, मैंने उसमें लिस्ट दी है आपको, ठीक है, एक बार नजर डाल लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए, कई तरह के 3-4 नाम देके पूछ लिया जाता था, ये क्या थे, ये बर्ड थी, बटरफ्लाई थी, ठीक है, उसी तरह से एक बार 2020 में नाम दिए गए थे कुछ पेस्टिसाइड्स के और पूछा गया था ये क्या है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, उसे मैंने आपके साथ ये सब डिस्कस कर दिया है कि यूनियन मिनिस्टर ने कहा है डॉक्टर्स को टू मेक द मैंडेटरी प्रैक्टिस टू राइट द इंडिकेशन, ठीक है, रीजन कि आप क्यों दे रहे हो एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हो, उसके रीजन लिखने होंगे डॉक्टर्स को मैंडेटरी, ओके, वाइल प्रेस्क्राइबिंग दी एंटी माइक्रोबियल्स। एंड फार्मेसिस्ट को भी कहा गया है कि आप बंद कीजिए अपनी ओवर द काउंटर सेल को जब तक कि आपके पास डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन ना आए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जाके जनरली दवाई ले लेते हैं, डायरेक्ट पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है, तो ये मना किया गया है। ओके, 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ हुई है एनुअली 2019 में, ठीक है। तो ये सब मेंस 450 प्लस में डिस्कस हो चुका है, आज ही अपलोड हुआ है वीडियो, आप वहां से देख सकते हैं। यमन हाउदी ये सब पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ईरान के रिस्पेक्ट में, पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में, ओके, सऊदी अरेबिया, इजराइल, एवरीथिंग बहुत अच्छे से हमने पूरा वेस्ट एशिया का जितना इशू है ना उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। रेड सी पे भी आपके पास ऑलरेडी एक वीडियो मेंस 450 प्लस में है, वहां पे मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम बताए, क्योंकि यूपीएससी जरूर पूछेगा आपसे पोर्ट्स के नाम।
यहाँ पे आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी चलती थी, ठीक है, जैसे स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, ठीक है, उसमें इन लोगों ने यूएसए एंड रशिया ने साइन की थी ताकि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, बट रशिया ने रिजेक्ट कर दिया यूएस की बिड को कि हम आर्म्स कंट्रोल पे कुछ बात करें, क्योंकि इनकी काफ़ी ट्रीटी एक्सपायर हो चुकी हैं और जो लास्ट बची है वो भी 2026 में एक्सपायर हो जाएगी, तो रिन्यू करनी है नहीं करनी है, क्या बात करनी है, तो रशिया ने रिजेक्ट कर दी यूएस की रिक्वेस्ट कि पहले तो आप यूक्रेन को आर्म सप्लाई करना बंद कीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चाइना फिलीपींस का हमने देखा था, इनकी काफी टेंशन चल रही थी, तो इन लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, साउथ चाइना सी में इनकी कुछ टेंशन चल रही थी, इनकी बोट्स आसपास आ गई थी। ठीक है, चाइना ने नीचे वाटर में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि ये लोग ना आ पाए, तो ये सब इन्होंने साइन किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, पैपिलोमा वायरस हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, पैपिलोमा वायरस। ठीक है, इसी बारे में कुछ बेसिक बातें याद रखनी है बस। सेकंड मोस्ट कैंसर है वेमेन में आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, एंड ओवरऑल फोर्थ मोस्ट है ओवरऑल। ठीक है, मैन वेमेन दोनों में मिला के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम लोग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसकी दवाई देने की बात कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग विमेन इन इंडिया कॉज्ड बाय एचपीवी इन्फेक्शन। ठीक है, almost all sexually active people are infected by HPV at some point in their life, but usually without symptoms. WHO कहता है कि in most people immune system clear up the virus itself, okay, but कुछ लोगों में नहीं हो पाता है अगर हाई रिस्क वाला स्ट्रेन है, और ये कॉज करता है कैंसर। WHO ने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी इसके लिए 2022 में, जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आपके आंसर में दिखनी चाहिए, और ये स्ट्रेटेजी 3 पिलर पे बेस्ड थी। 90% ऑफ गर्ल्स फुली वैक्सीनेटेड बाय 2030 with HPV vaccine. Okay, and this should be done by age of 15, and 70% of women screened with high performance test between 35 to 55 for early treatment. ठीक है, this is second strategy, this is first, this is second pillar, and third is 90% of women identified with cervical disease to receive the treatment. This is third one. Okay, बट ऑब्वियसली इंडिया ये गोल मीट तो नहीं कर पाएगा 2030 का, बट एक चीज अच्छी है कि इंडिया में नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज हो रहे हैं। यार ये इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? नंबर ऑफ केसेस इंडिया में डिक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू सेक्सुअल हाइजीन, एज ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इम्यून स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड सो ऑन। देखिए, नाउ देयर इज नीड फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड रेगुलर स्क्रीनिंग टू प्रिवेंट न्यू केसेस एंड डेथ। अब इस स्क्रीनिंग में आप इस टेस्ट का नाम याद रखेंगे, पैप स्मीयर टेस्ट। ओके, ये टेस्ट अगर आपको कभी एग्जाम में बहुत इजीली वे में पूछ लिया जाए किस चीज से रिलेटेड है, तो ये एचपीवी वायरस के लिए टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट कि ये सर्वाइकल कैंसर तो नहीं हो सकता इनको आगे चल के। 100 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस की है एचपीवी वैक्सीन, बट इट कवर्स ओनली 30% ऑफ द ग्लोबल टारगेटेड पॉपुलेशन। ओके, क्योंकि लो पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में इंट्रोड्यूस हुई है ना। एंड रिमेंबर, ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट दिस एचपीवी वैक्सीन, एंड ऑस्ट्रेलिया विमेन के साथ साथ मैन को भी देता है, क्योंकि कई बार ये सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू विमेन से मैन में भी ट्रांसफर हो जाती है। इंडियन एक्सप्रेस देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे चाइना फिलीपींस का वही इशू है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, रिमेंबर द रैन ए आई रीफ। ओके, रैन ए रीफ। ओके, इसी को फिलिपिन कहता है अयुंगिन शोल, और यूएस कहता है सेकंड थॉमस शोल। ठीक है, अगर ये लोकेशन पूछ ली जाए एग्जाम में तो इट कम्स इन साउथ चाइना सी, याद रहेगा। ठीक है ना, पनामा कैनाल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इतना भयंकर ड्रॉट आया है कि यहाँ से मतलब शिप्स निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। ओके, सीवियर ड्रॉट इट फोर्स अथॉरिटीज टू स्लैश शिप क्रॉसिंग बाय 36% पनामा कैनाल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। ठीक है, और पनामा कहाँ आता है? सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। ठीक, कंट्री भी है उसी नाम से। ये सब हमने डिस्कस कर लिया वहाँ, पाकिस्तान लॉन्चेस स्ट्राइक्स एंड ऑल। ठीक है, आगे चलते हैं। जो न्यूज़ ओवरलैप होती है उसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलोच टू बीजिंग, ये सब इंडिया के न्यू ग्रेड गेम क्या चल रहा है। अब देखिए, पहले तो याद रखिए कि पीओके से जो चाइना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकलता है ना, वो नीचे गौधार पोर्ट पे जाके खत्म होता है, और ये गौधार पोर्ट जो है ये बलूचिस्तान प्रोविंस में ही है। ठीक है, अब यहाँ बलूचिस्तानियों ने कई बार इस पे अटैक भी किया, कुछ चाइनीज मारे भी गए, क्योंकि उनका कंसर्न ये था कि एक तो आप हमारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके ले जाते हो यहाँ से। ठीक है, दैट इज वन पॉइंट। दूसरा कि आप हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो, आप पूरे अपने जो वर्कर्स हैं या तो चाइना से ला रहे हो या ऊपर लाहौर लाहौर इस्लामाबाद साइड से ला रहे हो। ठीक है, तीसरा कि ये बलोचिस्तान बलोच जो लोग हैं, ठीक है, दे आर नॉट वन वन सेक्ट पीपल, इनके अंदर काफी सारे सबसेक्ट हैं।
ठीक है, तो इनमें आपस में ही अंदरूनी डिफरेंसेस काफी रहते हैं। ठीक है, तो इनकी बलूचिस्तान प्रोविंस में जो इनकी लोकल गवर्नमेंट भी है ना, वो भी इतने अलग अलग सेक्ट के लोगों से मिलकर बनी है कि वो एक कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाते हैं अपनी ग्रीवांसेस का। और यही रीजन था कि अभी 2-3 दिन पहले भी हमने न्यूज डिस्कस की थी कि बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद, लाहौर में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की, ये तो सॉल्व कर नहीं पा रही है, हमें वहीं पे जाना पड़ेगा मेन। ओके, बलोच माइनॉरिटीज, ठीक है, फ्रोजिलिटी ऑफ पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर लैंड्स, it becomes a fertile ground for smuggling, narcotics trafficking, and cross-border political militancy. Pakistan has often accused India of meddling in Baloch affair. तो मे बी सच है झूठ है पता नहीं। बीजिंग स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन ग्वादर पोर्ट, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, इट इज की इंडियन ओशन साइट फॉर चाइनीज नेवल प्रेजेंस इन अरेबियन सी। ओके, और ये अरेबियन सी से लगता है चाइना की नेवी की प्रेजेंस भी वहां पर देखी गई है कई बार। और उसी के जस्ट बाजू में हमने एक पोर्ट लिया ईरान से, चाबहार पोर्ट, हमने उसको डेवलप किया। ठीक है, हार्डली 100 माइल्स का डिफरेंस होगा दोनों में। राइट, फिर रिलीजियस आइडियोलॉजी, माइनॉरिटी राइट, बॉर्डर मैनेजमेंट, शेयरिंग ट्रांसबॉर्डर रिवर्स। ठीक है, तो ये कुछ कंसर्न है जो अफगानिस्तान और ईरान में भी चलते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान। Next is India has deployed 10 warships to protect its interests in Arabian Sea. India's clear stand against terrorism and its close ties with Israel and deeper engagement with Saudi Arabia and UAE. ठीक है, तो ये इंडिया का जो नए चैलेंजेस सामने आए हमारे। अब हमने एक डिस्कस किया था अभी जस्ट पिछले पेपर में, सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च एंड पॉलिसी, ठीक है, उसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन का कैंसिल हुआ है। ठीक है, इट्स सस्पेंडेड एफसीआरए लाइसेंस ऑफ द एनजीओ एनवायरोनिक्स ट्रस्ट। ठीक है, अलीज वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एफसीआरए। ये एफसीआरए मैं आपके साथ बहुत जल्द डिस्कस करूंगा। मैंने आपको आज सुबह भी प्रॉमिस किया था कि मैं इस एफसीआरए को आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके 2 अमेंडमेंट जानने हैं, 2010 में जो हुए थे और 2022 में जो हुए थे, ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ इस पे एलिगेशन लगे कि आप एजिटेशन को फंड कर रहे हो। यू हैव अलीज एसोसिएशन ऑफ ट्रस्ट विद आदिवासी एक्टिविस्ट डेमी ओराम। ठीक है, ये हैं कोई आदिवासियों के राइट्स के लिए लड़ते हैं, तो उनको फंड दे रहे थे ये लोग। नेक्स्ट आप देखिए, फिर से ड्रोन अटैक हुआ है, ठीक है, वहां पर, और इंडियन नेवी ने रिस्पॉन्ड भी किया है हेल्प के लिए। मतलब वो रेड सी वाला मैटर है पूरा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है आईएनएस विक्रम विशाखापट्टनम, जो इसमें डिप्लॉय है गल्फ ऑफ एडन में फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। ओके, और इसके अलावा और भी बहुत सारे 10 to 12 वॉरशिप्स आर करेंटली डिप्लॉयड इन अरेबियन सी। और गोल क्या है, सिर्फ पायरेसी को काउंटर करना। राइट, बाकी चीजों की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ पायरेसी को ही रोकने की बात हो रही है, हाउदी रेबल्स की तो बात ही नहीं है। एआरसीआर रिपोर्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस हो जाएगी एक ही बार में। ठीक है, यहाँ पे तेहरान इस्लामाबाद की बात है, ईरान उनकी। ठीक है, तो ईरान कैरिड आउट स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, इट्स एयरक्राफ्ट रिपोर्टेडली क्रॉस इन पाकिस्तान एयर स्पेस एज वेल, टारगेटिंग दी जैश अल अदल। और ये सुन्नी ग्रुप है, ये सब मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में। इट रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर्स फ्रॉम तेहरान, पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर बुला लिया था। ठीक है, प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। पाकिस्तान लॉन्च इट्स ओन स्ट्राइक इन ईरान सिस्तान, ईरान का जो एरिया है ना सिस्तान, मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान जो लोग हैं वो दोनों यहाँ ऐसा पाकिस्तान का कुछ मैप है। ठीक है, तो दोनों कंट्री में रहते हैं। ओके, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस क्लेमिंग टू टारगेट पाकिस्तान ओरिजिन टेररिस्ट। फॉर्मेट इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन मल्टी प्रॉक्सी वॉर इन द वेस्ट एशिया, ईरान। ठीक है, और पाकिस्तान है इस वक्त वोलेटाइल सिचुएशन में, मिलिटराइज बॉर्डर विद इंडिया एज वेल एज अफगानिस्तान, और तालिबान के अटैक हो ही रहे हैं, और उसके अलावा डीप इकोनॉमिक क्राइसिस। तो दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों प्री ऑक्यूपाइड हैं अलग अलग जगह पर, तो अब आपस में लड़ने की गुंजाइश नहीं है इन दोनों के पास। राइट, नाउ पाकिस्तान एंड ईरान बोथ आर इस्लामिक रिपब्लिक्स, लेकिन उसके बाद भी अपनी मुस्लिम माइनॉरिटीज जो हैं ये लोग, ठीक है, इनके साथ कभी इन्होंने इनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन या इक्वल राइट्स नहीं दिए दोनों ने। पाकिस्तान पूरा जो डोमिनेशन है ना पाकिस्तान में इकोनॉमी पॉलिटी में, वो पूरा जो पंजाब साइड के मुस्लिम से उन्हीं का है। बलूचिस्तान को उन्होंने बहुत इग्नोर करके रखा है। सेम इज केस विद ईरान। ठीक है, while there is a broad cultural and linguistic affinity, there are also significant internal differences of sect, class and tribe. ये बलूचिस्तान की वीकनेस है, बलोच पीपल की। ठीक है, सेक्ट, क्लास और ट्राइब में बटे हुए हैं वो लोग। Treated with suspicion and outright discrimination by both countries, the advantage of the violent separatist group as well as state external actors, ये लोग इसका एडवांटेज लेते हैं इनको उकसाने के लिए। जैश अल अदल is one of the several Sunni Salafist outfit fighting the independent सिस्तान बलूचिस्तान टू ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, इनको अलग देश चाहिए अपना, सिस्तान बलूचिस्तान वाला। नाउ अब ईरान की बात करें तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, सिमिलर स्ट्राइक्स वर हेल्ड बाय
held in Iraq and Syria. Larger muscle flexing in the light of Israel-Hamas war. Reported increase in Jaish एक्टिविटी, क्योंकि उसको लग रहा है ईरान अभी दूसरी जगह पे ऑक्यूपाई है तो हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। मणिपुर में वायलेंस थमने का अब भी नाम नहीं ले रहा है, स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट बहुत अटैक हो रहे हैं। मोरे मोरे इज इस जगह, ठीक है, जहां से हमारा आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मणिपुर में अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर कहाँ से आप कनेक्टिविटी बढ़ाओगे अपनी आसियान कंट्री के साथ। The attack on security personnel are disturbing on multiple counts. The instability in Myanmar, where Arakan insurgents claim to have taken control of Paletwa town in Chin state that lies close to Myanmar border, okay, with India and Bangladesh. Now this is a troubling development. फिर वही होगा, ठीक है, माइग्रेशन होगा लोगों का। हालांकि अब तो वहां पे सीज फायर हो चुका है इनके बीच में, एथनिक ग्रुप्स और म्यांमार की मिलिट्री के बीच में, विद हेल्प ऑफ चाइना। Okay, now it is estimated that 4,500 odd arms looted from state police personnel in Manipur, only 30% have been recovered. ठीक है, तो 4,500 आर्म्स लूटे गए थे पुलिस स्टेशनों से, उसमें से सिर्फ 30% रिकवर हुए, यानी बाकी के अभी भी वहां की पब्लिक के हाथों में। एंड दीज आर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं। ओके, अमित शाह ने अनाउंस किया था फॉर्मेशन ऑफ ए पीस कमेटी विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट एथनिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी, बट उस कमेटी में अपने आप में ही इंटरनल डिफरेंसेस हो गए, तो वो भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी चीजें हाईलाइट की है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही घटिया क्वालिटी का बनाया जा रहा है, जिस वजह से लोगों की जान जा रही है, ठीक है। और सेम कंपनीज को जो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी हैं, उन्हीं कंपनीज को बार बार कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज हैं, ठीक है। रोड्स देखिए, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट ने हाईलाइट किया था कि पीएम ग्रामीण सड़क योजना में इनऑर्डिनेट डिले हो रहा है, एज वेल एज पुअर क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इवन भारतमाला प्रोजेक्ट लाए थे हम, उसका फेज 1 में सिर्फ 39% वर्क कंप्लीट हुआ है टारगेट का। ओके, अब ये जब टाइम डिले होता है तो ऑब्वियसली बात है कि कॉस्ट ओवररन भी होता है, ठीक है। फिर 10,000 करोड़ की चीज 50,000 करोड़ में होती है। उसी तरीके से टनल्स की बात करें, जो अभी ट्रैप थे वहां पर लोग, ठीक है, तो ये टनल का काम अब पता है पूरी न्यूज में बहुत चला, लाइव टेलीकास्ट चला टनल से मजदूरों को निकालने का, बट किसी भी मीडिया चैनल ने उस कंपनी की बात नहीं की जिस कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया था, क्योंकि ये वही कंपनी थी जिसने एक और प्रोजेक्ट बनाया था, समृद्धि एक्सप्रेस वे मुंबई में, जहां जो गिर गया था और उसमें 12 मजदूरों की डेथ हो गई थी, ठीक है। उसी कंपनी को आपने फिर से प्रोजेक्ट दे दिया और फिर टनल में फंस गए, क्योंकि टनल में बनाने होते हैं 5 एस्केप रूट, बट इन्होंने सिर्फ एक ही बनाया था कॉस्ट बचाने के लिए, ठीक है। उसी तरह मोरबी ब्रिज का हम लोग को याद है, ठीक है, मोरबी ब्रिज में काफी लोग डूब के मर गए थे, इवन 2 साल की बच्ची, उसके हाथ में एक टॉय था, उसकी डेड बॉडी जब निकली। ऑलराइट, तो इस तरह की चीजें हुई, और वहां पर भी जो नेग्लिजेंस था वो किसके पार्ट पे था, अथॉरिटीज के, कि उन्होंने उसको रिपेयर ही नहीं किया था, ठीक है। कई बार तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज जैसे मिंधोला रिवर पर उसके क्वालिटी मटेरियल में डिफेक्ट पाए गए, ठीक है। सिमिलरली करम डैम, इसमें सीपेज हुआ, उस वजह से 18 गांवों को खाली कराया गया, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी इट इज क्लोज टू बीजेपी, ठीक है। सिमिलरली एक और ई टेंडरिंग हुई थी डैम की, वो भी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दी गई। एंड नॉट जस्ट दिस, पीएम केयर फंड में, ठीक है, वेंटिलेटर्स बनाने का काम दिया था एक गुजराती कंपनी को, ठीक है। वो गुजराती कंपनी ऑलरेडी पहले से ब्लैक लिस्टेड थी अपने कुछ गलत एलिगेशंस की वजह से, ठीक है। उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया वेंटिलेटर बनाने का, और जब वेंटिलेटर बन के आए ना तो इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने इनको रिजेक्ट कर दिया था कि दिस देयर क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। राइट, तो ये इतनी तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, बट नो मीडिया चैनल टॉक्स अबाउट देम। अब याद कीजिए, मैंने आप ही के साथ डिस्कस किया था सीएजी की एक रिपोर्ट, जिसने बताया था गंगा एक्सप्रेसवे में पर किलोमीटर की कॉस्ट रखी गई थी 18 करोड़, बट आपने बिलिंग की है 250 करोड़ पर किलोमीटर की, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपके साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में डिस्कस किया था कि एक ही मोबाइल से करीब 9 लाख से ज्यादा कार्ड बने हुए हैं, ओके। कितना फेक पेमेंट जा रहा है इधर उधर, राइट। अब बुलेट ट्रेन की बात करें तो पर किलोमीटर कॉस्ट 200 करोड़ आ रही है, ठीक है, जबकि उससे बेटर होता है कि आप डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स को एक्सपैंड करने में टाइम लगाते, ताकि हमारी फ्लाइट मूवमेंट होती अच्छी, लॉजिस्टिक अच्छे होते, तो कंपनीज आती। परसों मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया था, एक टॉय कंपनी थी चाइनीज, उसने कहा था कि चाइना से बेस शिफ्ट करना चाहते हैं, बट इंडिया का लॉजिस्टिक बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू चाइना, ओके। तो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर में कॉस्ट आती है जस्ट 23 करोड़ पर किलोमीटर, तो उसको एक्सपेंड करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ मिलियंस, 50% ऑफ द कंपलसरी ट्रैक सेफ्टी इंस्पेक्शंस वर नॉट कंप्लीटेड एज पर सीएजी, ठीक है। और कितने सारे रेल एक्सीडेंट हम देख चुके हैं पिछले 2 महीने में, और आपने 50% कंपलसरी ट्रैक सेफ्टी की नहीं है। इसके अलावा किस तरीके से हमारा पैसा मिस यूटिलाइज हो रहा है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। रेलवे में प्राइम मिनिस्टर के 2D एंड 3D कटआउट्स लगाए जाएंगे,
ओके, जिसमें से एक 3D की कॉस्ट 6 लाख रुपीज़ है, उसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपीज़ है, ठीक है। ये सब 50 रेलवे स्टेशन पर लगाए जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से यूजीसी ने डायरेक्शन दी है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को कि प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फी पॉइंट बनाइए। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं एंड दैट्स हाउ द रिसोर्सेज आर वेस्टेड। ये वही है एएमआर रेजिस्टेंस का जो हमने उसमें डिस्कस कर लिया है कि ये गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाह रही है इसको कि डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन पे ही दें। इंडिया, ईरान, बलोच एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए ये एरिया देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर, ठीक है। ये है गौधार पोर्ट जो चाइना डेवलप कर रहा है, ये चाबहार पोर्ट जो इंडिया डेवलप कर रहा है। ऑलराइट, नाउ ये जो आप डार्क शेड में देख रहे हो, ये वो टेरिटरी है जहाँ पे बलोच नेशनलिस्ट लोग रहते हैं, ठीक है। दोनों कंट्री में बटे हुए हैं, ठीक है। ये ओवर टुगेदर इट इज नोन एज बलोच बलोच सिस्तान एरिया, ओके। अब ईरान के साथ है कि ईरान अफगानिस्तान से ही बॉर्डर शेयर कर रहा है जहां से इस्लामिक स्टेट उसको हॉन्ट करते हैं अटैक करके, और इधर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान शेयर कर रहा है जहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसको बॉम्बिंग वगैरह करती रहती है इसके देश में, ठीक है। तो दोनों अपने अपने प्री ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा उसमें जा चुका है बैंक्रप्सी में, ठीक है। दूसरा पॉलिटिकली इस वक्त काफी अनस्टेबल है, ठीक है। और इस वक्त तो वहां पर केयर टेकर गवर्नमेंट भी है, तो कोई ज्यादा बड़े डिसीजन लेना भी मुश्किल है। ईरान की बात करें तो वो तो बहुत सारी जगहों पे उलझा हुआ है। तो अब उसको वो एक तो इस्लामिक स्टेट यहाँ से परेशान कर रहा है, अब इधर से आपने एक फ्रंट और खोल लिया बलोच के साथ लड़ने के लिए, राइट। तो दोनों कंट्रीज इतनी प्री ऑक्यूपाई हैं कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकती हैं और आपस में लड़ना। अब हमें हमें सिर्फ इस आर्टिकल में देखना है इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो इंडिया टाइज विद ईरान हैज बीन फ्रेंडली एंड मीनिंगफुल, दे हैव कोऑपरेटेड इन एनर्जी सेक्टर। What's the problem? India has been involved in planning and building of Chabahar port to bypass the overland route through Pakistan for trade with Afghanistan। ये सब मैंने आपको पहले समझाया था कि इंडिया को एक्सेस करना है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, तो पाकिस्तान रूट नहीं देता है इसलिए। चाबहार, इट डायरेक्टली कॉम्पीट्स विद चाइनीज फंडेड ग्वादर पोर्ट, इसी के लिए हमने ये डेवलप किया है चाबहार पोर्ट। इंडिया अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन ऑन जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ठीक है। पाकिस्तान रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स वर इंटेंडेड टू सेंड ए मैसेज टू इंडिया एज वेल। Similarly, Pakistan is bankrupt for all practical purposes. A violent insurgency on Afghan border, uh, or Iran backing the Houthis, supporting Palestinian Gaza, proxy war, Hezbollah, and so on. Okay, I think that's it for this session. आज दो न्यूज़पेपर एनालिसिस हो गए, 4 न्यूज़पेपर हो गए, ओके। वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। इसके अलावा मैंने आज मेंस 450 प्लस में आपके लिए एएमआर पे एक सेशन कर दिया है, ठीक है। प्रीलिम्स रिवीजन की कल 2 वीडियोस आपको अपलोड हो जाएंगे, अब मैं आज और वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करूँगा, अगेन नॉट पॉसिबल। इसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आज शायद नहीं हो पाएगा, वो मैं आपके साथ कल ही डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसमें मुझे आपके साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे मुझे आपके साथ आईआईएम एक्ट डिस्कस करना है, ठीक है। उसके अलावा एफसीएनआर में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं 2010 और 2022 में, वो भी डिस्कस करने हैं, और एएसीआर रिपोर्ट डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक कल मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। एंड अगेन टेलिंग यू, ठीक है, मैंने इसकी फीस बहुत मार्जिनल रखी है, जस्ट 500 रुपीज़, वो भी मंथली बेसिस पर, ताकि आप पे बर्डन ना बढ़े। सेकंड थिंग इज कि आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग और मेंस 450 प्लस में जो टाइम सेव करेंगे, ठीक है, वो आपका न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइम बचाएगा जो आप डेली इन्वेस्ट करते हैं, और आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी देगा, एक थॉरो पिक्चर देगा इश्यूज के बारे में, जो कि आपकी मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स को एनहांस करेंगे, ठीक है। मेंस इज नॉट समथिंग जो आप लास्ट में डेवलप कर लोगे आखिर के 1 महीने 2 महीने पढ़ के, नो। आप आज से जब 8 से 18 महीने, अगर आप 2025 में भी दे रहे हो, 8 से 18 महीने तक जब आप रेगुलर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाकर आपके लिए आंसर राइटिंग बहुत ईजी होगी, एंड आप मेंस में अपने आप को 2 स्टेप्स अहेड पाओगे दूसरे लोगों से, ओके। सो आपको अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस पसंद आता है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, एंड डू गिव अ लाइक टू द वीडियो। Thanks for joining this session. Have a great day and keep learning.